आपका चौहान वंश में हम पढ़ रहे चुके हैं 3 से 4 चौहान। सबसे पहले उत्पत्ति अगर हम माने तो कौन से शासकों की हुई है यहाँ पे? शाकंभरी, और जिन्हें हम कहते हैं अजमेर के चौहान। शाकंभरी और अजमेर के चौहान। दूसरे जो चौहान हमने पढ़े वो कौन से थे आपके? एनीवन? कौन से? रणथंभौर के चौहान। और उसके बाद थे आपके जालोर के चौहान। फिर हैं आपके हाड़ौती के चौहान। और अब जो है आपका वो है सिरोही के चौहान। इतनी बातें क्लियर हैं एवरीवन? अच्छा, अगर हम बात करें सबसे पहले चौहान अगर कोई आए हैं शाकंभरी चौहान के बाद, तो वो दूसरे नंबर पे चौहान कहाँ आए थे? नाडोल में। कहाँ आए थे? नाडोल में। सबसे पहले शाकंभरी में उन्होंने स्थापना की, शाकंभरी वंश चौहानों की। उसके बाद नाडोल में गए, देन जाते हैं आपके जालोर। देन कहाँ जाते हैं? जालोर। और धीरे धीरे एक्सपांड करते करते रणथंभौर, हाड़ौती और सिरोही के चौहान। चीजें क्लियर है? अब चौहानों में भी अलग अलग आपने नाम सुने हैं, जैसे सोनाग्रा चौहान है, जैसे हाड़ा चौहान है, जैसे देवड़ा चौहान है। तो इनसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये चौहान कहाँ के हैं। जैसे सोनाग्रा चौहान कहाँ के थे भाई? सोनाग्रा चौहान थे आपके जालोर के। सोनाग्रा चौहान कहाँ के हैं? जालोर के। दूसरा जो है आपका, अगर आपसे पूछ लिया जाए हाड़ा चौहान कहाँ के, तो भैया हाड़ा चौहान कहाँ के हो गए? हाड़ौती के। क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी? देवी सिंह हाड़ा ने, जो कि नाडोल के ही वंशज है। देवी सिंह हाड़ा, इन्होंने जाके किसकी स्थापना की है? आपके बूंदी की। और बूंदी क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसके अंदर उस समय कोटा भी था और उस समय आपका झालावाड़ भी था। इसलिए उस क्षेत्र को कंप्लीट क्या नाम दिया गया? हाड़ौती क्षेत्र। अब वो धीरे धीरे बूंदी से कोटा निकला, कोटा से झालावाड़ निकला, और ऐसे करके ये कंप्लीट क्षेत्र क्या कहलाने लग गया? हाड़ौती क्षेत्र। इसलिए यहाँ पर जिसने भी शासन किया है उसे हम क्या कहते हैं? हाड़ा चौहान। जालोर में जिसने शासन किया है उन्हें सोनाग्रा चौहान। सोनाग्रा चौहान इसलिए कहा गया है क्योंकि जालोर के अंदर एक पहाड़ी है जिसका नाम था सोनाग्रा पहाड़ी। क्या नाम था? सोनाग्रा पहाड़ी। उस पहाड़ी के इर्द गिर्द जिन्होंने शासन किया है वो क्या कहलाने लगे? सोनाग्रा चौहान। उनका सरनेम ही क्या हो गया? सोनाग्रा। जिसका नेक्स्ट जो है, अगर हम बात करें देवड़ा चौहान, इन्होंने कहाँ शासन किया भाई? देवड़ा चौहान इन्होंने जो है आपका कहाँ शासन किया है? सिरोही में। तो याद रखेंगे क्योंकि इनके संस्थापक देवड़ा थे, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? देवड़ा चौहान। बातें क्लियर हो रही है? तो देवड़ा चौहान इन सिरोही, हाड़ा चौहान इन हाड़ौती, सोनाग्रा चौहान इन जालोर। रणथंभौर में कौन से चौहान है? शाकंभरी चौहान। जिसके अजमेर में भी कौन है? शाकंभरी चौहान। तो ये कंप्लीट जो है आपका यहाँ चौहान वंश कंप्लीट हो। लास्ट जो है हमारा टॉपिक चल रहा था हाड़ौती के चौहान। कौन सा टॉपिक चल रहा था? हाड़ौती के चौहान, जिसमें हमने देखा सर्वप्रथम हाड़ौती में जो है बूंदी की स्थापना की गई थी देवी सिंह हाड़ा द्वारा। किसके द्वारा? देवी सिंह हाड़ा द्वारा। तो आज जो है हम उसको कंप्लीट करेंगे आपका फिर से हाड़ौती के चौहान। जैसा कि पहले बताया है, हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र थे? बूंदी, कोटा और पारा का क्या सीन है भाई? पारा बहुत बाद में बनता है, ठीक है। सबसे पहले बूंदी से क्या निकला? कोटा, कोटा से झाला। अगर हम बात करें बूंदी, इस समय बूंदी के जो संस्थापक थे वो थे आपके देवी सिंह हाड़ा। और ये देवी सिंह हाड़ा कहाँ से आए थे भाई? इनका है वेरी गुड, नाडोल के वंशज देखे थे आपने? नाडोल में भी चौहान के एक वंश चले गए थे। नाडोल में भी चौहान चले गए थे, वहीं पर उन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया और बाद में जाके नाडोल किस में विलय हो जाएंगे? सिरोही में।
क्या है, वो किस में विलय हो जाएंगे? सिरोही में नहीं, सॉरी, जालोर में। किस में विलय हो जाते हैं? जालोर में। नाडोल किस में विलय हो जाएंगे? जालोर में। तो ये जो है ये भी किनके वंशज है? नाडोल के। इन्होंने अलग से गए और वहां पर क्या किया? बूंदी की स्थापना कर दी और यहाँ पर हाड़ोती चौहानों की नींव। ऐसे करके यहाँ पर बूंदी का शासन प्रारंभ हो गया। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि बूंदी प्रारंभ में इतना ताकतवर नहीं था, जिसके तहत जो है एक समय ऐसा आया कि मेवाड़ ने यहाँ आक्रमण कर लिया भाई। और मेवाड़ ने जो है आक्रमण करके क्षेत्र सिंह के काल में बूंदी क्षेत्र को अपने में मिला लिया भाई। किसमें मिला लिया? अपने अंदर विलय कर लिया। अब जब बाद में आप जानते हैं 1568-9 में कि मेवाड़ पर कौन आक्रमण कर देता है? अकबर। कौन आक्रमण करता है? अकबर। अकबर जो कि कहाँ है? दिल्ली में है, मुगल्स में है। ठीक है, तो वही अकबर जो है मेवाड़ पे आक्रमण कर देते हैं। और जब मेवाड़ पे आक्रमण किया जाता है, ये समय किसके राजा के समय था? उदय सिंह के। और ये माना जाता है अकबर के लाइफ में, अकबर के जीवन काल में एक ब्लैक स्पॉट था भाई, काला धब्बा था। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अकबर को भले ही उसके नेक कार्य के लिए याद किया जाता हो, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट कोई है, काला धब्बा कोई है, तो वो कौन सा है? 1568 और 69 का मेवाड़ आक्रमण, जब इन्होंने चित्तौड़ के किले पे क्या किया था? आक्रमण किया था। और ये आक्रमण ब्लैक स्पॉट इसलिए है क्योंकि माना जाता है इस आक्रमण के दौरान उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को, उन्होंने बुजुर्गों, उन्होंने महिलाओं को, जब वो ऊपर दुर्ग तक जा रहे थे तो जो कि जिसे कहते हैं बहुत कॉमन सिविलियंस थे, उनको भी क्या कर दिया? मार दिया था। इस फतेह के दौरान, इस दुर्ग के फतेह के दौरान माना जाता है उन्होंने नालियों में खून की नदियां बहा दी थी भाई, खून की नदियां बहा दी थी, जिससे कि लोग उन्हें कैसा मानने लगे थे? क्रूर शासक मानने लगे। फाइन, जब चित्तौड़ दुर्ग आप विजिट करेंगे तो वहाँ का जो म्यूजियम है उसमें बड़े बड़े पिक्चर्स बनी हुई कि कैसे अकबर ने क्रूरतापूर्वक जो इस दुर्ग पर अपनी फतेह की थी। फाइन, अब ये क्यों बताया जा रहा है? अब क्योंकि आप समझिए, मेवाड़ पर जब आक्रमण किया तो मेवाड़ का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। अब क्योंकि मेवाड़ ही उनके अधीन चला गया तो मेवाड़ के पास जितनी टेरिटरीज थी इंक्लूडिंग बूंदी, वो भी किसके पास जाती? मुगलों के पास जाती भाई। वो भी किसके पास जाती? मुगलों के पास जाती। तो ये जो है बूंदी भी किसके अधीन चला गया? मुगलों के। मुगलों के अधीन चला गया। फाइन, अब जब मुगलों ने इनका कंट्रोल प्रारंभ किया तो मैंने आपको बताया था कि बाद में जाके, ऐसा नहीं कि मुगलों के अधीन है तो यहाँ पे वंशज नहीं चल रहा है, देवी सिंह हाड़ा के वंशज अभी भी चल रहे हैं, लेकिन अभी भी किसके अधीन कार्य कर रहे हैं? वो मुगलों के अधीन कार्य कर। और जब वो कार्य यहाँ कर रहे थे तो एक शासक आते हैं जिसका नाम था माधो सिंह। शासक के भाई जो थे उनका नाम था माधो सिंह, जो किसके समकालीन थे? आपके शाहजहां के समकालीन है, शाहजहां। जब थ्रोन में, जब दिल्ली में शासन चल रहा था जहांगीर, अकबर के बाद कौन आए? जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। तब दिल्ली में शासन चल रहा था जहांगीर का। जब जो है शाहजहां को पापा ने कहा, जहांगीर ने कहा शाहजहां को कि भाई बेटा एक काम करो, कहाँ करो? काबुल पर जो है अब अपना कंट्रोल स्थापित करो, क्योंकि वो जो बाउंड्री है वहां से बाहर के आक्रमण के चांसेस ज्यादा है भाई। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम जाके काबुल को संभालो, यहाँ अभी तो गद्दी पे मैं बैठा हूँ। कुछ कुछ बच्चे होते कि नहीं जाना मुझे, वैसे ही शाहजहां का मन था कि भाई काबुल में तो नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वहां चले गए तो यहाँ का पूरे जो जिसे कहते हैं नेक्स्ट दावेदारी मेरे से हटकर हो सकता है कोई और बन जाए, इसलिए उन्होंने पूरा फोकस सेंट्रल पर रखा, उन्होंने मना कर दिया काबुल हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसको समझाने के लिए उन्होंने लगा कि भाई माधो सिंह सबसे उचित पर्सन है। जहांगीर को लगा कि माधो सिंह से बात करते, माधो सिंह किससे बात करेंगे? शाहजहां से, और उसको मनाने का प्रयास करेंगे। तो माधो सिंह को भेजा गया शाहजहां के पास कि भाई तुम इनसे बात करो, इनको समझाओ कि काबुल जाना है। माधो सिंह गए शाहजहां के पास, उन्हें समझाने का प्रयास किया, पर शाहजहां ने कुछ ऐसा उन्हें समझा दिया कि वो खुद समझ के आ गए कि भैया ठीक है काबुल नहीं जाना है, काबुल नहीं जाएंगे। और शाहजहां की बात से जब वो सहमत हो गए और जब बाद में शाहजहां राजा बन गए तो उन्हें लगा यार माधो सिंह को याद करो, माधो सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मेरा समर्थन किया था, तो यार मुझे भी उसको कुछ देना बनता है।
ठीक है। तो सन 1631 में, कब, 1631 ईस्वी में शाहजहां ने बूंदी से कोटा को अलग किया और माधो सिंह जो कि एक शासक के भाई थे उन्हें एक अलग से कोटा भेंट किया कि बेटा तू इस स्वतंत्र राज्य पर क्या कर, शासन कर। और वो शासन उन्होंने इतने बखूबी तौर से निभाया कि आप जानेंगे एक समय ऐसा आएगा कि भाई बूंदी से भी बड़ी रियासत कौन जानी जाएगी, कोटा। क्या लोग कोटा को प्रायोरिटी देने लग गए बूंदी की जगह, और जबकि बच्चा किसका है ये, क्लियर एवरीवन। अच्छा फिर क्या हुआ जब यहाँ शासन, अच्छा क्या ये कोटा नाम पहले आ चुका था, कोटा नाम पहले आ चुका था? वेरी गुड। अब आप समझिए कि जब यहाँ पर बूंदी में शासन चल रहा था आपके हाड़ा चौहानों का, तो उस हाड़ा चौहानों में एक राजा आए थे जिसका नाम था जेत्र सिंह। क्या नाम था? जेत्र सिंह। इन जेत्र सिंह ने जो है कोटा के नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर थे कोटिया भील। क्या नाम था? कोटिया भील। और बूंदी में किसका शासन चल रहा था, कौन सी जाति का था? हाँ, बूंदी में किसका शासन था? हाँ, मीणाओं का। शायद मत्स्य वंशज थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो मीणाओं को हराया और बूंदी की स्थापना करी। और इन शासकों के एक राजा थे जेत्र सिंह जिन्होंने पूर्व में ही जो है यहाँ के कोटिया भील को हराकर कोटा की स्थापना कर दी। लेकिन ये कोटा किसके पार्ट में था? बूंदी के पार्ट। इसको बूंदी से कोटा को बूंदी से अलग करने वाले कौन थे? शाहजहां। और कब किया गया? 1631। चीजें समझ आ रही है? कोटा बन चुका था पहले लेकिन वो बूंदी के अंदर ही था। इसको अलग जो है किसने किया? शाहजहां ने किया। चीजें समझ आ रही हैं एवरीवन? वापिस से देख लो एक बार कि अगर हम बात करें हाड़ौती के चौहान, तो हाड़ौती के चौहान का स्थापना सर्वप्रथम बूंदी से की गई। किसके द्वारा की गई? देवी सिंह हाड़ा के द्वारा की। देवी सिंह हाड़ा कौन है भाई? ये थे आपके नाडोल के वंशज जिन्होंने बूंदी के मीणाओं को पराजित किया और यहाँ पर आपके हाड़ा शाखा की नींव रखी। ठीक है, धीरे धीरे ये जो क्षेत्र है बूंदी का क्षेत्र मेवाड़ ने अपने अधीन कर लिया। और जब मुगलों ने मेवाड़ को अपने अधीन किया तो मुगलों ने भी बूंदी को अपने अधीन कर। फाइन। एक सुरजन सिंह राजा आएंगे जो किसको दे देंगे? बूंदी किसको दे देंगे? मुगलों को दे देंगे। क्या आप ले लो ये भी। फाइन। नेक्स्ट जो है, अब जो यहाँ पर हम देख रहे हैं बूंदी से कोटा को अलग करने वाले थे शाहजहां 1631 में। ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक आभार प्रकट करना चाह रहे थे किसको? माधो सिंह को। अब जब कोटा में माधो सिंह का शासन चला, कई राजाओं का शासन चला, तो बाद में एक राजा आएंगे जिनका नाम था जालिम झाला सिंह। क्या नाम है? जालिम झाला सिंह। क्या नाम है? जालिम जालिम झाला सिंह। फाइन। इन्होंने जो है एक छोटी से राज्य की स्थापना की जिसे कहा गया है झालावाड़। इसे क्या कहा गया था? झालावाड़। और इनके पोते, पूछा जाता है किसने, इनके पोते जालिम मदन सिंह ने इस झालावाड़ को स्वतंत्र राज्य बना दिया, स्वतंत्र रियासत बना दिया। और इसमें सहयोग इनका किसने दिया? जालिम मदन सिंह का सहयोग यहाँ पर अंग्रेजों ने दिया। तभी आप देखेंगे कि सबसे नवीनतम रियासत अगर राजस्थान की कोई थी तो वो कौन सी थी? झालावाड़ थी। और किसके सहयोग से बनाई गई थी? अंग्रेजों के सहयोग से। किसके कहने पर बनाई गई थी? जालिम मदन सिंह के कहने पर। बातें समझ आ रही है? और कहाँ था पहले? झालावाड़ कोटा में था। फिर उसको स्वतंत्र पहले को बनाया किसने? झाला सिंह ने। फिर स्वतंत्र किसने किया? इनके पोते मदन सिंह। ये समझ आ रही है? और फिर इसे क्या बना दिया? एक अलग एंटिटी बना दी, एक अलग रियासत बना दी जहां पर इन चौहानों का शासन प्रारंभ हो। बस ये आपको यहाँ पर जानना अति महत्वपूर्ण। फाइन। और ज्यादा प्रश्न यहाँ से नहीं आए थे कि कौन कौन सी चीज कहाँ है। फाइन। तो लिखे इसके अंदर पहले पॉइंट। कहाँ तक लिख चुके हैं हम? कहाँ तक लिख चुके हैं? हाँ?
कोटा के चौहान वंशज, तो लिखे इसके अंदर। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि फर्रुख सियार ने भी जो है बूंदी पे आक्रमण किया था, ये पॉइंट। एक समय ऐसा था कि फर्रुख सियार ने भी जो है बूंदी पर आक्रमण किया था। ये क्यों किया था? बूंदी का नाम बदलकर इन्होंने क्या रख दिया था? फर्रुखाबाद। क्या रखा था? फर्रुखाबाद। ये क्यों किया गया था? एग्जैक्टली जब यहाँ पर बूंदी में जो है राजा थे आपके बुद्ध सिंह। क्या नाम था? बुद्ध सिंह। और फर्रुख सियार प्लान कर रहे थे जयपुर पे आक्रमण। जयपुर में इस समय राजा कौन है? सवाई जय सिंह। ठीक है, तो जब इन्होंने यहाँ आक्रमण किया और पहुंच गए थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी बुद्ध सिंह से, क्योंकि किसी समय में बूंदी किसके अधीन था? मुगलों के अधीन। तो ये मान रहे थे कि भाई बूंदी हमारी सहायता करेगा। उन्होंने बुद्ध सिंह से कहा कि भाई तुम सेना भेजो, हम जयपुर पे आक्रमण करेंगे। बुद्ध सिंह ने मना कर दिया, ना जी ना, हम तो नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सवाई जय सिंह जो थे, सवाई जय सिंह की जो बहन थी, क्या नाम था? बताओ। वेरी गुड, अमर कंवरी। क्या नाम था? अमर कंवरी का जो ब्याह है बुद्ध सिंह से करा दिया गया था। यानी कि हम माने तो इन दोनों में संबंध क्या था भाई? जीजा साले का। क्या संबंध था? जीजा साले का। तो भाई कैसे मार देते, कैसे इन पर आक्रमण कर देते? दूसरा संबंध क्या था भाई? इनकी एक बेटी थी। इन बेटे की शादी जो है बूंदी के सामंत दलेल सिंह से करा रखी थी। बूंदी के ही सामंत थे जिनसे करा रखी थी। तो भाई रिश्ते इतने अच्छे, इतने मधुर है, तो भाई कैसे आक्रमण कर देते, कैसे आक्रमण कर देते? और जब फर्रुख सियार को पता लगा कि बूंदी ने हम पर हमारी बात नहीं मानी, हमारे अधीन होते हुए भी उन्होंने बूंदी पर आक्रमण किया, और उसको नाम बदल के क्या रख दिया गया? फर्रुखाबाद रख दिया। क्या रख दिया गया? फर्रुखाबाद। चीजें क्लियर है एवरीवन? तो अब इसके अंदर नेक्स्ट लिखे। ये तो लिख चुके हैं सारी बातें, आई होप लिख चुके हैं ना? तो आप लिखे नेक्स्ट इसके अंदर कोटा का इतिहास। ठीक है, इसमें कोटा प्रारंभ में, कोटा प्रारंभ में, प्रारंभ में बूंदी रियासत का अंग था। कोटा प्रारंभ में बूंदी रियासत का अंग था। क्या ठीक है? बूंदी के चौहान शासक जेत्र सिंह ने, बूंदी के चौहान शासक जेत्र सिंह ने, जेत्र सिंह ने यहाँ के कोटिया भीलों को हराकर, यहाँ के कोटिया भीलों को हराकर, यहाँ के कोटिया भीलों को हराकर यह क्षेत्र अपने अधीन किया। सन 1631 ईस्वी में, सन 1631 ईस्वी में शाहजहां ने, शाहजहां ने बूंदी के वंशज, बूंदी के वंशज माधो सिंह से प्रसन्न होकर, माधो सिंह से प्रसन्न होकर 1631 लिख लिया इसमें, प्रसन्न होकर कोटा को बूंदी से अलग किया, कोटा को बूंदी से अलग किया एवं इस स्वतंत्र कोटा का शासक माधो सिंह को नियुक्त किया, एवं इस स्वतंत्र कोटा का शासक माधो सिंह को नियुक्त किया गया। माधो सिंह को नियुक्त किया गया।
फाइन एवरीवन। माधव सिंह को क्या बना दिया गया यहाँ का राजा। फाइन। कोटा में कौन सा फेमस मंदिर है जो यहाँ बनाया गया था भाई? मथुरा देश मंदिर। कौन सा मंदिर है? मथुरा देश मंदिर। तो लिख लीजिए कोटा में। नहीं, यहाँ के शासकों ने बनाया, तो लिखे कोटा में मथुरा देश मंदिर इन्हीं चौहान शासकों द्वारा बनवाया गया। मथुरा देश मंदिर इन्हीं चौहान शासकों द्वारा बनवाया गया। मथुरा देश मंदिर। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें। अब हेडिंग डालिए झाला या फिर जालिम झाला सिंह। जालिम झाला सिंह। जालिम झाला सिंह ये कोटा के फौजदार थे। यह कोटा के फौजदार थे जिन्होंने जिन्होंने एक जिन्होंने में लिखे जिन्होंने झालावाड़ क्षेत्र की स्थापना करी। जिन्होंने झालावाड़ क्षेत्र की स्थापना करी। इनके पोते मदन सिंह, जालिम मदन सिंह ने जालिम मदन सिंह ने 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में 1817 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से झालावाड़ को स्वतंत्र रियासत बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से झालावाड़ को स्वतंत्र रियासत बनाई। ठीक है, नेक्स्ट इसी में नोट डाल के लिखे झालावाड़ रियासत राजस्थान में झालावाड़ रियासत राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत थी। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत। टोटल कितनी रियासतें थी भाई राजस्थान में? 19 रियासतें। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। कौन कौन से ठिकाने थे भाई? निमराना, लावा और कुशलगढ़। ये 3 तो आपके क्या थे? ठिकाने थे। ठिकानों से तात्पर्य है कि छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर एक बड़ा क्षेत्र बना दिया, ठीक है, और उसको हमने क्या कह दिया? ठिकाना। और सबसे बड़े क्षेत्र को हमने क्या कह दिया? रियासत। क्या? अब जो रियासत है वो 19 रियासत थी, जिसमें सबसे ताकतवर थी मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर। ये सबसे ताकतवर रियासत थी उस समय की। और उसके अलावा और छोटी मोटी कई रियासत थी, जैसे किशनगढ़ रियासत हो गई, बूंदी रियासत हो गई, कोटा रियासत हो गई, झालावाड़ रियासत हो गई, नवीनतम रियासत। ऐसी कितनी टोटल रियासतें थी? 19 रियासतें थी, जिनका विलय आप एकीकरण के पाठ में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये जो है झालावाड़, इसमें ये अंतिम रियासत थी जो कि अंग्रेजों द्वारा 1817 में बनवाई गई थी। और किसके कहने पर बनाई गई थी भाई? ये किसके कहने पर बनाई गई थी? जालिम मदन सिंह के नाम पे। जालिम झाला मदन सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जालिम झाला मदन सिंह। इनके कहने पर जो है ये अंतिम रियासत का गठन अंग्रेजों द्वारा किया गया। फाइन। तो यहाँ जो है आपका कंप्लीट होते हैं कोटा की रियासत, झालावाड़ की रियासत और बूंदी की रियासत। इसके अलावा इसमें और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है। तो अब हेडिंग डालिए इसमें सिरोही के चौहान। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सिरोही के चौहान।
सिरोही के चौहान। यस, कैन एनीवन टेल मी कि कब शुरू किए गए सिरोही में चौहानों का शासन? कब शुरू किया गया था सिरोही में? सिरोही है कहाँ भाई? सिरोही कहाँ है? हाँ, जो माउंट आबू, आप जिस क्षेत्र को जानते हैं कि माउंट आबू, ठीक है, आबू, ये सब कहाँ आएंगे? सिरोही में। क्योंकि किससे कनेक्टेड है? आपका गुजरात से। किससे कनेक्टेड है? गुजरात से। जब एकीकरण किया गया था तो मैंने आपको बताया था इस क्षेत्र को पहले किसके अधीन कर लिया गया था? गुजरात के अधीन। क्या? वो तो हम लोगों ने जिद की थी कि भाई नहीं, क्योंकि इस क्षेत्र में कौन थे आपके? इस क्षेत्र में कौन थे? कौन? गोकुल भाई भट्ट थे। सिरोही से कौन थे? गोकुल भाई भट्ट थे। उनका हतल गांव जो है सिरोही में पड़ता है, और हमने जिद की थी भैया गोकुल भाई भट्ट तो राजस्थान के गांधी, हम उनको नहीं देंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या डिसीजन लिया कि हातल गांव को आप अब राजस्थान में ले लो, आपका गूगल भाई बट आपके पास, बाकी का क्षेत्र किसके अधीन हो गया? गुजरात के अधीन। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है क्यों मिलाना चाह रहे थे? क्योंकि यहाँ जो है एक तो दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर, और दूसरा है आपका आबू। ये दोनों क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं गुजरात के थे, तो चाह रहे थे कि गुजरात का टूरिज्म बढ़ेगा अगर ये दोनों क्षेत्र कहाँ जाएंगे, ठीक है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ के बाद सिरोही को किस में ले लिया गया था? राजस्थान। फाइन, दिस इज द बैकग्राउंड। और अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री, तो दिस हिस्ट्री स्टार्टेड विद 1311 ईस्वी। कब शुरू की गई थी? 1311 ईस्वी में यहाँ चौहानों ने अपना शासन प्रारंभ किया। और कब तक किया था भाई? 1 नवंबर 1956, जब तक कि इसका विलय कहाँ नहीं कर दिया गया? राजस्थान में। 1311 से पहले का क्या सीन था भाई? यहाँ पर किसका शासन था भाई? एनीवन? 1311 से पहले क्या सीन था? चौहान जब 1311 में आए तो इससे पहले क्या थे भाई? एनीवन? इससे पहले जो है यहाँ पर शासन चल रहा था आपका परमारों का। इन परमारों को डिफीट करके यहाँ पर कौन आते हैं? चौहान। और यहाँ तक चौहान वंशज रहेंगे, जिसके बाद इसके बाद कौन आ गए भाई? गवर्नमेंट। ये डेट मानो या फिर 26 जनवरी तो 50। इसके बाद जो है फिर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ चुकी है। अभी कोई है क्या? अभी शासक होते हैं क्या? रूलर्स होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो अब जो है किसका काम चलेगा? अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर फिर भी एक बहुत बड़ा टेन्योर है कि 1300 से लेके 1900, टोटल कितने साल हो गए भाई? 500 के लगभग। कितने साल हो गए? 500 से। इन सालों में जो है यहाँ पर शासन किसने किया है? चौहान वंश। क्लियर है? और बहुत सारी चीजों का निर्माण यहाँ करवाया गया है, जैसे कि आपका अचलेश्वर मंदिर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका आबू रोड, माउंट आबू, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर सिरोही में महत्वपूर्ण है। तो पहले हेडिंग डालिए इसमें सिरोही के चौहान, पॉइंट्स लिखे और कुछ इंपॉर्टेंट शासक यहाँ पर आप लिखना प्रारंभ करें। देखिए इसमें सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा ने शासन किया। सिरोही ने, सिरोही में, सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा ने, देवड़ा शाखा ने शासन किया। फाइन, नेक्स्ट लिखे। सिरोही का बैड लक ही कहो कि हर चीज में लास्ट रह गया था। अगर आप देखेंगे हमारा एकीकरण, कुछ एक समझिए है, अगर आप देखें एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे हमारा एकीकरण, सब विलय हो चुके हैं, बड़ी बड़ी रियासत में विलय हो गई। मेवाड़ आ गया, मारवाड़ आ गया, जोधपुर आ गया, आपका जयपुर आ गया, बीकानेर आ गया, किशनगढ़ आ गया, अलवर, भरतपुर, सब आ चुके हैं। ये सिरोही रियासत का नाटक चल रहे थे भाई। ये नाटक इसके नहीं चल रहे थे, इसकी किस्मत इतनी खराब थी, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट। और अगर आप देखेंगे कि अंग्रेजों हमसे करते थे सहायक संधिया, क्या करते थे अंग्रेज हमसे? सहायक रियासतों से। ये क्या चीज है कि आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो एक बार आप समझ लीजिए सहायक संधिया क्या होती है भाई, थोड़ा सा ब्रीफ देख लीजिए। अंग्रेजों ने शासन कब प्रारंभ किया था हमारे यहाँ? 1600।
1600 में वो आए थे केवल व्यापार करने। क्या करने आए थे? व्यापार करने। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें वो जीत गए, यहाँ के शासक को हरा दिया, बंगाल के शासक को हरा दिया। फिर 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ। उस युद्ध में उन्होंने 3 राजा को हरा दिया, जिसमें से एक तो दिल्ली के राजा थे भाई, तो हम सेंट्रल मानते थे कि भाई ये है जो पूरे भारत पे कंट्रोल करते। उस राजा को भी इन्होंने हरा दिया, शाह आलम को। इसके बाद ये तय हो गया कि अब मेन सेंट्रल बॉडी कौन बन गई है? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन बन चुकी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी और अंग्रेजों की कंपनी थी। का मुख्य उद्देश्य भारत से सामान ले जाना और वहां पर व्यापार करना था। उन्होंने शासन प्रारंभ कर दिया। अब लोगों को डर लगने लग गया कि ऐसे जो युद्ध किए इसने, कि युद्ध करके हमें पराजित ना कर दे। तो इन लोगों को, जो लोग डर रहे थे, उन लोगों को जो है अंग्रेजों ने ऑप्शंस दिए कि आप तो एक काम करो, आप हमसे एक संधि साइन कर लो भाई, ठीक है, संधि हस्ताक्षरित कर लियो, जिसके तहत जो है हम तुम पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे, हम तुम्हें आश्वासन देते हैं। लेकिन बदले में तुम्हें क्या करना होगा? बदले में तुम्हें जो है हम तुम्हारी सेना देनी होगी भाई। जब भी हम युद्ध करने जाएंगे कहीं पे भी, तुम्हारी सेना हमारे लिए लड़ेगी भाई। हमारा एक अंग्रेज आदमी तुम्हारे दरबार में बैठेगा। कहाँ बैठेगा? दरबार में, जिसे हम कहते थे पॉलिटिकल एजेंट। जिसे हम क्या कहते थे? पॉलिटिकल एजेंट। और वो रहेगा कहाँ? वो तुम्हारे गांव में ही रहेगा, राजा के शहर में ही रहेगा। घर वर सारी फैसिलिटीज कौन देगा? राजा देगा। तो ऐसी संधियां जो है राजस्थान में ऑलमोस्ट सभी रियासतों ने साइन करना प्रारंभ कर दिया। सभी रियासतों ने जो है इस संधि को हस्ताक्षरित करना प्रारंभ किया, जिसमें प्रथम थी भरतपुर और अलवर। ऐसे करते करते 19 की 19 रियासतें टूट पड़ी और अंग्रेजों से सहायक संधि करने लगी कि हम करने को तैयार हैं, हम हमारी सेना दे देंगे, तुम्हारा आदमी हमें दे दो, हम दरबार में बिठा देंगे। जैसे कि क्या है, आप हम पर कभी आक्रमण मत करना, हम पर कोई आक्रमण करे, जैसे कि मराठाओं को डर लगता था, ठीक है, मराठा अगर हम पर आक्रमण करे तो हम तुम्हारी सेना से हमको मदद कर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ठीक है, फाइन। तो ऐसी संधियां सब लोग साइन कर रहे थे। सिरोही वॉज द लास्ट टू साइन दिस संधि। Sirohi was the last to sign this संधि on 11 सितंबर 1823। माना जाता है कि 1817 तक आते आते सभी राजस्थान की रियासतों ने संधि साइन कर ली। सिरोही लास्ट थे। और लास्ट क्यों थे? कि एनीवन? लास्ट क्यों थे भाई? क्योंकि जब मारवाड़ से संधि करने गए थे अंग्रेज, लाओ भाई तुम भी क्या करो, हमारे से संधि कर लो, तो मारवाड़ के राजा ने कहा कि भाई आप एक काम करना, आप साइन तो करवा रहे हो, आप करवा लो। फिर अंग्रेजों ने कहा यहाँ सिरोही भी कोई अलग रियासत है क्या? बोले हाँ है, लेकिन वो अलग से रियासत नहीं है, वो हमारे अधीन आती है। हमने साइन कर लिए, मतलब सिरोही ने भी क्या कर लिए? साइन कर लिए। इतना चैलेंज मारवाड़ ने किसको दिया था कि भैया अलग से नहीं है कोई सिरोही। फाइन। वो तो शिव सिंह, सिरोही के राजा इस समय कौन थे? शिव सिंह। शिव सिंह ने अंग्रेजों से कहा कि भाई हमसे नहीं कराओगे क्या साइन, हम भी तो बैठे हैं। तो शिव सिंह ने जब ये बात कही तो अंग्रेजों ने इसकी जांच पड़ताल करे। और जांच पड़ताल किसने की थी भाई? जांच पड़ताल करने वाले थे आपके कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने पता लगाया कि वाकई में सिरोही का अलग से रियासत है, तो इन्होंने सच में बताया कि हाँ सिरोही तो बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये अलग से रियासत है, मारवाड़ के अधीन नहीं है। फिर जो है इन्होंने कहा कि लाओ भाई अब तुम आखिरी बचो, अब तुम क्या कर लो, हमारे से भी सहायक संधि हस्ताक्षरित। दिस इज द लास्ट प्रिंसली स्टेट टू साइन दी सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स। फाइन। ये आखिरी थे जिन्होंने ये सहायक संधि अंग्रेजों से हस्ताक्षरित की। ये आखिरी थे जो कि भारत में एकीकरण में आए, ठीक है। इस वजह से सिरोही का अगर हम कहें बैड लक ही कुछ, ठीक है, कि जिसकी वजह से हर फील्ड में क्या हो गए? आखिरी। तो ये बात आप लोग लिख लीजिए कि सिरोही क्षेत्र ऐसी रियासत थी, सिरोही क्षेत्र ऐसी रियासत थी जो कि राजस्थान में एकीकरण के दौरान आखिरी में जोड़ी गई।
जो कि राजस्थान में एकीकरण के दौरान आखिरी में जोड़ी गई। एवं सिरोही रियासत ने ही अंग्रेजों के साथ सिरोही रियासत ने ही अंग्रेजों के साथ अंत में सहायक संधि हस्ताक्षरित की। अंत में सहायक संधि हस्ताक्षरित करी। कब करी लिख ली इसके अंदर, 11 सितंबर 1823 में शिव सिंह ने, सिरोही के शासक शिव सिंह ने अभी आप लोगों ने पहले पढ़ा ना, डुंडाट रियासत में 1818 ने कर दी, मेवाड़ ने 1818 में कर दी, यानी 18 तो सब कर चुके थे, पर इन्होंने कब किए? 23 में। और क्यों किए? क्योंकि मारवाड़ ने कंफ्यूजन पैदा किया था कि भैया सिरोही किसका अंग है? हमारा अंग है, इसको अलग से मत ट्रीट करो, ये हमारा ही अधीन है। 11 सितंबर 1823 को सिरोही के चौहान शासक शिव सिंह ने, सिरोही के चौहान शासक शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि हस्ताक्षरित, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि हस्ताक्षरित करी। साथ सहायक संधि हस्ताक्षरित। डन। तो ये यहाँ पर क्या है आपका, थोड़ा सा बैकग्राउंड है, फिर लिखे इसके अंदर एक पॉइंट नोट डाल के लिखे। इस संधि से पूर्व मारवाड़, इस संधि से पूर्व मारवाड़ ने इस संधि से पूर्व मारवाड़ ने अंग्रेजों को सिरोही का भाग मारवाड़ में, सिरोही का भाग मारवाड़ में माना था। किंतु शासक शिव सिंह के कहने पर, किंतु शासक शिव सिंह के कहने पर कर्नल जेम्स टॉड की जांच पर, कर्नल जेम्स टॉड की जांच पर जेम्स टॉड की जांच पर सिरोही को एक स्वतंत्र रियासत देखा गया। सिरोही को एक स्वतंत्र रियासत देखा गया। फाइन। और उसके बाद इसे हस्ताक्षरित कर ली। नेक्स्ट अब आप इतिहास देखो, तो इतिहास में सबसे पहले मैंने आपको कहा कि सिरोही जो है 1311 से पूर्व किसके अधीन था? ठीक है, फिर एक चौहान वंशज आते हैं जिसका नाम है लुम्बा देवड़ा। क्या नाम है? लुम्बा देवड़ा, जो कि अगेन किसके वंशज है? नाडोल के वंशज है, नाडोल के वंशज है, जिसका नाम था आपका लुम्बा देवड़ा। इसलिए शाखा को भी हम क्या कहते हैं? देवड़ा शाखा चौहान। तो ये जो लुम्बा देवड़ा है, ये यहाँ परमारों को पराजित करते हैं
और अपनी राजधानी किसको बना देते हैं? अपनी राजधानी आबू और चंद्रावती को बना देते, जो कि कहाँ है? सिरोही में। इसको अपनी राजधानी नियुक्त कर देते हैं। फाइन। और यहाँ पर जो है अपना शासन प्रारंभ करते हैं, जो कि चौहानों का शासन था सिरोही में। ये जो मुख्य कार्य यहाँ पर करेंगे, सबसे पहले एक मंदिर था यहाँ पर, जो पूर्व में परमारों द्वारा ही बनवाया गया था, जो कि आज भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है अचलेश्वर मंदिर। कहाँ है ये? अचलगढ़ सिरोही में। कहाँ है? अचलगढ़ सिरोही में अचलेश्वर मंदिर। क्या खासियत है ये इस मंदिर की? सबसे पहले ये मंदिर कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, तो ये बताओ। ये मंदिर कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? शिव जी को। किसकी पूजा की जाती है यहाँ पे? ये प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ किसकी पूजा की जाती है? शिव की। शिवलिंग की करते हैं? करते हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ शिवलिंग की पूजा नहीं होती। यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है, लिंग का मतलब होता है चिन्ह, यानी शिव के किसी चिन्ह की पूजा करना। ये पूरे राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शिव के अंगूठे की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? शिव के अंगूठे की पूजा होती है। पूछा गया भाई कहाँ होती है, ऐसा कोई मंदिर बताओ जहाँ शिव के अंगूठे की पूजा होती है, तो कौन सा मंदिर है वो? अचलेश्वर मंदिर अचलगढ़ में। किसके द्वारा बनाया गया? परमारों के द्वारा। लेकिन इसका जीर्णोद्धार, रिकंस्ट्रक्शन कराया किसने है? इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया आपका लुम्बा देवड़ा ने भी। और यहाँ पर जो एक गांव भी भेंट में दिया, जिस गांव को हम कहते हैं हेटुडी गांव, अचलेश्वर मंदिर। ठीक है, कौन सा गांव भेंट में दिया? हेटुडी गांव। तो याद रखें कि बनाने वाले परमार है, जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार करने वाले कौन थे? लुम्बा देवड़ा थे। और किसकी पूजा होती है यहाँ पर? किसकी पूजा होती है? शिव के अंगूठे की। शिव के अंगूठे की यहाँ पर पूजा की जाती। ये समझ आ रहे हैं एवरीवन? अच्छा, एक और मंदिर का निर्माण इन्होंने यहाँ कराया, जिसे हम कहते हैं ऋषि मंदिर। क्या कहते हैं? ऋषि मंदिर। इसका निर्माण भी जो है किसके द्वारा कराया गया? लुम्बा देवड़ा द्वारा कराया। फाइन एवरीवन। तो ये जो है सारे किसके कार्य हैं? आपके लुम्बा देवड़ा के। वापस से देखिए, हमने इतिहास में अगर हम बात करी तो 1311 से पूर्व ये आते हैं 1311 ईस्वी में। 1311 से पूर्व यहाँ थे परमार शासक। फिर 1311 में जो है ये लुम्बा देवड़ा परमारों को पराजित करते हैं और सिरोही में चौहान वंश की नींव रखते हैं। ये आए कहाँ से? ये नाड़ोल के ही वंशज हैं। नेक्स्ट, इन्होंने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया? आबू चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। क्लियर? इसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पर काम किया है, अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, इसमें हेटुडी गांव इन्होंने भेंट दिया है, और ऋषि मंदिर का निर्माण इन्होंने यहाँ करवाया। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ लिख लीजिए। सबसे पहले पॉइंट डालें, इतिहास में संस्थापक सिरोही के चौहान वंशज संस्थापक, सिरोही के चौहान वंशज संस्थापक लुम्बा देवड़ा है। लुम्बा देवड़ा है। इन्होंने सन 1311 ईस्वी में, इन्होंने सन 1311 ईस्वी में 1311 ईस्वी में यहाँ के परमारों को पराजित कर, सन 1311 ईस्वी में यहाँ के परमारों को पराजित कर चौहानों की देवड़ा शाखा की नींव रखी। चौहानों की देवड़ा शाखा की नींव रखी। एवं एवं आबू चंद्रावती को अपनी नई राजधानी बनाया। आबू चंद्रावती को अपनी नई राजधानी बनाया।
फाइन, अपनी नई राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने इन्होंने परमारों द्वारा बनाया गया अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। इन्होंने परमारों द्वारा बनाया गया अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। परमारों द्वारा बनाया गया अचलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। डन। एवं एवं यहाँ हटूड़ी गांव भेंट में दिया। हटूड़ी लिख रखा है बोर्ड पे, यहाँ को हटूड़ी गांव भेंट में दिया। अचलगढ़ में ही लुम्बा देवड़ा द्वारा ऋषि मंदिर का निर्माण कराया गया। अचलगढ़ में ही लुम्बा देवड़ा द्वारा ऋषि मंदिर का निर्माण करवाया गया। अच्छा, और क्या क्या है? आपने एक सुना है सोना भादो, लिखे इसके अंदर सावन भादो, लिखे इसमें अचलेश्वर में सावन भादो झील, अचलेश्वर में सावन भादो झील का निर्माण भी करवाया गया। अब कुछ सावन भादो झील से कंफ्यूजन है, राजस्थान में बहुत सारी चीजें। एक है आपका सावन भादो परियोजना, ठीक है। एक है आपका सावन भादो महल कहाँ है। फाइन, तो लिखिए इसके अंदर सबसे पहले लिखो सावन भादो परियोजना। सावन भादो परियोजना कोटा। सावन भादो परियोजना कोटा। फिर लिखो सावन भादो झरना। सावन भादो झरना जोधपुर। सावन भादो झरना जोधपुर। फिर लिखे इसके अंदर नेक्स्ट सावन भादो कढ़ाई। कढ़ाई कढ़ाई कढ़ाइयाँ देखिए आप लोगों ने, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, ठीक है। तो सावन भादो कढ़ाई भी है। और ये कहाँ है? अगर आपने देखा हो करनी माता मंदिर देशनोक, कहाँ, बीकानेर, वहां पर आपको सावन भादो कढ़ाई मिलेगी। तो लिखिए इसमें देशनोक बीकानेर। लास्ट लिखो सावन भादो महल। सावन भादो महल डीग भरतपुर। सावन भादो महल डीग भरतपुर, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछा जाए सावन भादो झील कहाँ है भाई, सावन भादो झील कहाँ है आपकी, सावन भादो झील अचलेश्वर में है, सिरोही में। सावन भादो झरना कहाँ है, सावन भादो झरना जोधपुर में है। सावन भादो परियोजना कहाँ है, कोटा में। सावन भादो महल कहाँ है, ढीग भरतपुर में। सावन भादो की कढ़ाइयाँ कहाँ है भाई, देशनोक बीकानेर। ये सारे सेम नेम्स है। और ऐसे जो जहाँ कंफ्यूजन होता है वहां से प्रश्न अवश्य आता है, वहां से प्रश्न अवश्य आएगा। इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको नोट में डब्बे में जहां डालना है आपको डाल लेना। नेक्स्ट अब लिखिए इसके अंदर सहस्मल। इसके बाद कई राजा हैं, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें सहस्मल। लुम्बा देवड़ा के बाद कई शासक आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शासक जो है वो है आपके सहस्मल। टाइम पीरियड लिखो 1425 से 51 कर दो इसको, 51। डन। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे,
सहस्रमल के समकालीन जो है इस समय मेवाड़ में कौन है भाई? इस समय मेवाड़ में है वारणा कुंभा। और कुंभा की हिस्ट्री आप मेवाड़ में पढ़ के आए हैं कि कुंभा के एक पिताजी थे जिनका नाम था, क्या नाम था भाई? मोक्कल। और मोक्कल जो है, मोक्कल एक ऐसे शासक थे जिनकी हत्या करी गई थी, किनके द्वारा? चाचा और मेहरा, जो कि कौन थे? जो कि खेता सिंह के जो है दासी पुत्र। क्या थे? दासी पुत्र। षड्यंत्र के दौरान जो है मुगल को मार दिया था। और इस हत्या की जो है बदला लेने के लिए कुंभा ने प्रण लिया था और चाचा मेहरा को मार दिया था। ठीक है, चाचा मेहरा को मार दिया था। अच्छा, इस हत्या में जो है, षड्यंत्र में जो एक और व्यक्ति शामिल था जिसका नाम था मेहपा पवार। कौन था? मेहपा पवार, जो कि मालवा भाग गया था। कहाँ भाग गया था? मालवा। और वहाँ के शासक से रिक्वेस्ट कर ली थी। तो मालवा के शासक और गुजरात के जो शासक है महमूद खिलजी, कहाँ पे? मालवा में। गुजरात में थे कुबुद्दीन। ठीक है, ये दोनों मिलकर कहाँ आक्रमण कर देते हैं? आपका कुंभा पर आक्रमण कर देते हैं। क्या ये दोनों मिलकर कहाँ आक्रमण कर देते हैं? कुंभा पे आक्रमण कर देते हैं। इसमें कुंभा उनको हराने का प्रयास करता है। पढ़ा है ना ऐसा कुछ? नहीं पढ़ा तो अब देख लो। फाइन, जब ये सारा काम चल रहा था तो कुंभा का पूरा पूरा मेन फोकस कहाँ था? मालवा और गुजरात की तरफ। ठीक है, अपने क्षेत्र पर कम, बाहर के डिस्प्यूट पर ज्यादा यहाँ पर कुंभा का ध्यान था। और इस चीज का फायदा जो है सहस्रमल ने उठाने का प्रयास किया। सहस्रमल ने क्या किया? आप जब मैप में देखेंगे तो मेवाड़ इज कनेक्टेड टू समहाउ योर सिरोही। ठीक है, तो आपके सहस्रमल ने क्या किया? मेवाड़ के कुछ क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया चुपके से। कुंभा तो वहाँ बिजी है, तो ये क्या किया? 7-8 गांव कहाँ डाल दिए? सिरोही में डाल दिया, अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया। कुंभा भी कम नहीं थे। कुंभा जब इन सबसे थोड़े फ्री हुए तो उन्होंने देखा भैया हमारा क्षेत्र कहाँ चल गया। ठीक है, और जब उन्हें ये चीज़ पता लगी तो उन्होंने जो है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है नरसिंह डोडिया। क्या नाम है? नरसिंह डोडिया। इस नरसिंह डोडिया के नेतृत्व में जो है उन्होंने सिरोही पर आक्रमण कर दिया, सहस्रमल पर आक्रमण। और सिरोही की कई क्षेत्रों को जो है कहाँ मिला लिया? मेवाड़ में। अपने लिए खोए हुए लिए तो सही, साथ में क्या क्या ले लिया? आबू क्षेत्र ले लिया आपने, बसंतगढ़ ले लिया आपने, कई सिरोही के, पूर्वी सिरोही कंप्लीट ले लिया और कहाँ मिला दिया? मेवाड़ में। सहस्रमल सच में सहस गए कि कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दिया। फाइन, तो ये जो है एक महत्वपूर्ण चीज है कि सिरोही के किसी टाइम पर कुंभा ने सिरोही के कई क्षेत्रों को अपने अधीन मिला लिया था और मुख्य कारण था सहस्रमल का षड्यंत्र। मुख्य कारण क्या था? सहस्रमल। ये जो खोए हुए क्षेत्र है इसको वापस से एक नया राजा ले गए। ठीक है, जिसका नाम है लाखन देव। का नाम क्या है? लाखन देव चौहान। फाइन, तो ये यहाँ थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें तो लिख लीजिए इसमें। नेक्स्ट, सहस्रमल 1425 से 1451। सहस्रमल 1425 से 1451 के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में ही लिखेंगे। कि सिरोही राजवंश जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ जो मैंने आपको बता रही हूँ फैक्ट्स, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस जो पहले लगते थे उन पे प्रश्न आता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, शब्दावली, उस पर प्रश्न आ सकता है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।